कि अगर कोई कैटेगरी ऑफ फंड ने पिछले साल 20% रिटर्न दिया है तो अगले कई वर्षों तक ऐसा रिटर्न होगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं ना, हमारा डिस्क्लेमर कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। तो वो हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ निवेशक होते हैं जिन्हें लगता है कि अपने रिटर्न्स को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है सेक्टर या थीमेटिक फंड्स पे, तो वो क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उसमें डाइवर्सिफिकेशन कम है, आप एक ही सेक्टर में आपका पूरा पोर्टफोलियो है या एक ही थीम में आपका पोर्टफोलियो, तो उसमें भी एक कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसा सेक्टर या थीमेटिक फंड हो जिसमें यूनिवर्स बहुत बड़ा हो, स्टॉक का यूनिवर्स बड़ा हो। हम रोज यही सुनते हैं कि भाई एसआईपी के जरिए निवेश करिए, धीरे धीरे निवेश करते रहिए, लेकिन आज अगर एक लमसम पैसा मेरे पास है, चाहे इनहेरिटेंस से आया है, चाहे आपको कोई बोनस मिला है, इंसेंटिव मिला है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या और कहीं से भी आपको पैसा है, तो उस पैसे का क्या करें? उसकी तो एसआईपी करेंगे तो सिर्फ हर महीने एक सर्टेन रकम ही जाएगी, तो उसका क्या करें? तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो अपने पूरा पोर्टफोलियो को एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, और ये इंक्रीमेंटल पैसा उसी एसेट एलोकेशन के हिसाब से निवेश होना चाहिए। सिंप्लीफाइड करूं तो एक तो मुझे लगता है कि स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। मैं छोटा बच्चा था, मैंने स्टॉक मार्केट देखा 1980s में, उसमें कुछ तो आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया होगा, हम बाजार देखते होंगे, लेकिन हम कभी भी नहीं समझ पाए डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग किसको कहते हैं। मतलब बहुत सालों तक हम नहीं समझ पाए कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। ये बाजार में लेना बेचना या बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करने से कुछ नहीं हो सकता है। तो जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने के बाद, समझने के बाद, विश्व के कई गुरुओं को पढ़ने के बाद, पूरे विश्व के बाजारों को देखने के बाद ये समझ में आया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ पाएं और नियमित रूप से निवेश कर पाएं। तो सबसे पहला स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, वो बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। एंड टुडे वी हैव विद अस समवन हु इज वेरी रिनाउंड फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज हमारे साथ है मिस्टर नवनीत मुनोत, हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। He joined the firm in Feb 2021. Navneet is also the chairman of the Association of Mutual Funds in India, AMFI. A veteran of financial markets, Navneet has 3 decades of rich experience in the industry. Prior to joining HDFC AMC, he was the executive director and chief investment officer of SBI Funds Management Private Limited and was responsible for overseeing AUM over USD 150 billion across mutual funds and segregated accounts. Navneet was also a director on the board of SBI Pension Funds Private Limited. In prior assignments, he was the executive director and head multi-strategy boutique with Morgan Stanley Investment Management and chief investment officer fixed income and hybrid funds at Birla Sun Life Mutual Fund. Navneet has a master's degree in accountancy and business statistics and a qualified chartered accountant. He is a charter holder of the CFA Institute and CAIA Institute. He has also done financial risk management FRM. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund Ki Baat. I'm Namrata Arora. Thank you so much for joining us again this week. So on very special demand, we have with us again Mr. Navneet Munoth, who's the MD and CEO of HDFC Mutual Fund. I think he's one of those speakers people love listening to. So Navneet ji, thank you so much for coming again on our show and joining us for this particular episode. Entirely my pleasure, Namrata ji. Thank you for having me again. Thank you so much. Thank you. So Navneet ji, आज मैंने बहुत सारे interesting questions आपके लिए line up किए हैं. एंड आई डू बिलीव कि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत रेलेवेंट है फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव. तो आई थिंक जो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी इज अराउंड द वॉलेटिलिटी. एंड हमने देखा कि अक्टूबर 2024 से लेके मार्च 25 तक वी सॉ लॉट ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, ऑल थैंक्स टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो शायद इंडियन मार्केट से जा रहे थे. डोमेस्टिक कॉर्पोरेट अर्निंग्स उतना अच्छा नहीं था, एंड ऑल थैंक्स टू द ट्रम्प टैरिफ्स. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट नवनीत जी, आप हमें ये बताइए कि एक जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो अपनी वेल्थ को कैसे प्रिजर्व कर सकता है. सो नम्रता जी, आपने सही कहा कि सितंबर 24 के बाद करीब 6 महीने तक हमने बाजार में करेक्शन का माहौल देखा, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अक्रॉस द बोर्ड हमने एक प्राइस करेक्शन देखा, और वो करेक्शन लाजमी था. कुछ महीने पहले जब हमने बात करी होगी तब ये कहा होगा कि शायद लंबे समय के लिए जो निवेश करते हैं उनको बहुत ज्यादा टाइमिंग करने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन अगर जब आप बाजार की बात करेंगे, जब आप वैल्यूएशंस की बात करेंगे, तो हमने
जरूर ये डिस्कस किया होगा कि वैल्यूएशंस महंगे हैं लिक्विडिटी फ्लो की वजह से और कई कारणों की वजह से। इंडिया के मैक्रो फंडामेंटल स्ट्रांग है, लिक्विडिटी फ्लो अच्छा है, कंपनियों और कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट अच्छे शेप में है, लेकिन काफी जो ये पॉजिटिव नैरेटिव है वो ऑलरेडी प्राइजेस में बिल्ट इन है। सो सम करेक्शन वाज वेरी मच वारंटेड। उसके कारण कई बन सकते हैं, जैसे अभी आपने जैसे ट्रम्प टैरिफ की बात करी, या आपने थोड़ी बहुत ग्रोथ स्लो डाउन हो गया, या कुछ और कारण बन गए, बट वो करेक्शन होना था कोई ना कोई समय पर, तो ये करेक्शन हो गया। और मैं हमेशा कहता हूँ एक्विटी मार्केट में कंपाउंडिंग इज परमानेंट, वॉलेटिलिटी इज ट्रांजिएंट, तो बीच बीच में ऐसी वॉलेटिलिटी आना जरूरी है। एक्विटी मार्केट्स में ज्यादा रिटर्न बनते हैं क्योंकि कुछ कुछ समय में ऐसी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, इसीलिए लंबे समय में जो धैर्य के साथ निवेश करते हैं उनका पैसा ज्यादा बनता है। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपने अपना एसेट एलोकेशन सही निर्धारित किया है और लंबे समय के लिए निवेश किया है, तो इंटरमिटेंट पीरियड में जो वॉलेटिलिटी आती है उससे आपको बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे सपोज आप किसी ने 70% एक्विटी में किया, 30% फिक्स इनकम में या डेट फंड्स में किया, तो वहां तो ब्याज दरें कम हो गई, फिक्स इनकम फंड्स के रिटर्न अच्छे रहे। या आपने हाइब्रिड फंड्स में किया तो एक्विटी का जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा जो बाजार गिरा उसका इंपैक्ट हुआ होगा, लेकिन जो फिक्स इनकम वाला पोर्शन है वो आपको एक प्रोटेक्शन देता है, वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है एनएवी के अंदर या आपके पोर्टफोलियो के अंदर। तो हमेशा अपने गोल्स को ध्यान में रखकर, अपने एसेट एलोकेशन को सही रखकर और रीबैलेंसिंग करते रहना चाहिए। और वो जो अनुशासन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्टिकुलरली जो एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं उन्हें तो मैं कई बार ऐसा लाइटर नोट पे कहता हूं कि अगर बाजार नीचे जाता है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ज्यादा यूनिट्स आपके अकाउंट में क्रिएट हो रही है। एब्सोल्युटली, या नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड आई थिंक जितना हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं उतना हमारे लिए बेटर होगा। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म 1 या 2 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखा है, देन यू वुड फेस चैलेंजेस, नॉट अदरवाइज, राइट? एंड आई ऑलवेज टेल माय व्यूअर्स एज वेल कि या प्लीज प्लीज। नहीं, अगर 1-2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए एक्विटी में पूरा पैसा लगाने के लिए, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई पीरियड्स रहे हैं पिछले 30-35 सालों का। अगर हम इतिहास देखें तो 2000 से 2003 के बीच में, 92 से 94 के बीच में कई बार ऐसे पीरियड्स रहे हैं। 2008 से अगर आप देखेंगे 10-11 के बीच में, तो बाजार ने ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। और अगर आप, हो सकता है आप पैसा लगा रहे हैं और 1-2 साल के लिए लगा रहे हैं, तब पता चला कि जब आप पैसा निकाल रहे हैं तब तक आपका रिटर्न ही नहीं बना। तो एक्विटी में तो तभी पैसा लगाना चाहिए जब आपका कम से कम 3-5 साल का व्यू होना, तो उससे भी बहुत ज्यादा चाहिए, पर उससे कम का हो तो फिक्स इनकम में ही पैसा लगाना चाहिए। Sure, wonderful. Okay, so अभी नवनीत जी, I have a very interesting question for you. I think as investors ना, हम क्या करते हैं जब हमें कोई म्यूचुअल फंड पिक करना होता है, हम एक उसका रिटर्न्स देख लेते हैं, एंड जनरली रिटर्न इज समथिंग वी लुक एट वेरी वेरी क्लोजली कि पास्ट में कितना रिटर्न दिया था, उसके बेसिस पे हम इस फंड का फ्यूचर परफॉर्मेंस को डिसाइड कर लेते हैं, राइट? बट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक इन्वेस्टर का एक म्यूचुअल फंड से रिटर्न एक्सपेक्टेशन आइडियली कितना होना चाहिए, बिकॉज हम क्या देखते हैं कि क्या इस फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है, एंड इफ अ गुड इक्विटी फंड हैज बीटन द बेंचमार्क ओवर द लॉन्ग रन, क्या वो, इज दैट द ओनली पैरामीटर इनफ? क्या वो बहुत है मुझे देखने के लिए कि क्या ये फंड मेरे लिए सही है या नहीं है? तो नम्रता जी, आपने सही कहा कि आप पहले तो आप पास्ट रिटर्न देखेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे फंड का, और आपने एक अच्छा वर्ड यूज किया, लॉन्ग टर्म में उसने बेंचमार्क को बीट किया है क्या। सो लॉन्ग टर्म में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। बाजार में अलग अलग साइकिल्स होते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक साइकिल्स और मार्केट साइकिल्स हुए हैं, तो अक्रॉस साइकिल्स फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो जो फंड अगर 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से अगर बाजार में है और जिसने कई तरह के साइकिल्स देखे हैं, कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, और उनके दरमियान लंबे समय में अगर आउट परफॉर्म किया है, तो एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है, आपका विश्वास उस फंड के प्रति बन सकता है, और उसके साथ आपको बहुत सारी दूसरी चीजें भी देखनी चाहिए। Okay. पर उस रिटर्न को, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, उस रिटर्न को एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, इन्वेस्टर्स कोई वेबसाइट पर जाते हैं, कहीं पेपर में पढ़ते हैं कि लास्ट 1 ईयर का रिटर्न ये है, 3 ईयर का रिटर्न है, और अपना बेंचमार्क उसके हिसाब से सेट कर लेते हैं कि अगर कोई कैटेगरी ऑफ फंड ने पिछले साल 20% रिटर्न दिया है तो अगले कई वर्षों तक ऐसा रिटर्न होगा। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं ना, हमारा डिस्क्लेमर की पास्ट परफॉर्मेंस इज नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न, पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न। सो वो हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, बट यू नो नवनीत जी, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि हम बेंचमार्क यूज करते हैं एज अ कंपैरिजन टूल, कि इफ माय
my fund has given X return, benchmark has given so much, तो किस percentage से मेरे fund ने benchmark को beat किया है? We can also compare one fund with another fund, right? I can say कि X बिल्कुल। flexi cap fund versus Y flexi cap fund में कितना difference है? So which strategy is better? Should I compare it with the benchmark or with the peer group? See, इन्वेस्टर सब चीजें देखते हैं, ये भी देखते हैं कि उस कैटेगरी में कौन से फंड ने अच्छा किया है, वो ये भी देखते हैं कि बेंचमार्क से किसने बेटर किया है। एक तो मैं कहूंगा कि लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाजार में अभी जो एक साइकिल चल रहा है उसमें कोई पोर्टफोलियो एक तरीके से पोजीशन था, फंड मैनेजर की एक सर्टेन पोजीशनिंग थी, तो उन्होंने अच्छा कर दिया। पर पिछले कई साइकिल्स में क्या उस फंड हाउस ने ऐसे परिणाम दिए हैं, क्या ऐसा प्रदर्शन किया है? क्या हम देख सकते हैं लंबे समय में जब एयूएम छोटा था तब अच्छी परफॉर्मेंस थी, जब एयूएम बड़ा हो गया तो क्या वो परफॉर्मेंस रिपीट हो पाई? तो ये सब चीजों को देखना भी जरूरी है। पर अगर मैं एक बात कहूं कि कई बार ऐसा होता है, इसको अल्फा वर्ड भी बोलते हैं, लाइक बेंचमार्क के ऊपर कितना रिटर्न आया फंड का, तो फंड का अल्फा पे तो लोग बहुत ध्यान देते हैं, क्वार्टाइल पे बहुत ध्यान देते हैं कि ये फंड टॉप क्वार्टाइल में या सेकंड क्वार्टाइल में। बट सबसे बड़ा जो बेंचमार्क है वो तो आपका खुद का बेंचमार्क है, आप किसके लिए निवेश कर रहे हैं, राइट? अब फंड का तो आप बेंचमार्क और उसके ऊपर का रिटर्न देख रहे हैं, लेकिन आपका बेंचमार्क क्या है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, और मैं उस गोल को कैसे बीट कर सकूं, आइडेंटिफाई करूं वो गोल्स की, और मेरा निवेश कितना है, कितने समय के लिए है, क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है, कितनी मेरी रिस्क एपेटाइट है, किस तरह से मैं अपना सही एसेट एलोकेशन कर दूं और उसमें से सही फंड सिलेक्शन कर लूं, और उसके बाद मैं बराबर रीबैलेंसिंग करता रहूं, तो क्या मेरा वो गोल मीट हो सकता है? वो बेंचमार्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा इसमें लगाएं कि कौन से फंड ने बड़ा अच्छा कर दिया है और हम उसमें से एक बड़ा विनर ढूंढ लें। वो तो इम्पोर्टेंट है, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना खुद का बेंचमार्क सेट करना या खुद का अल्फा, जिसको कहते हैं इन्वेस्टर अल्फा, वो करना। लेकिन आई एम श्योर यू विल एग्री कि जो आज का विनर है वो जरूरी नहीं है कि अगले साल का विनर हो, बल्कि वी हैव सीन कि आज का विनर इज जनरली नॉट नेक्स्ट ईयर्स विनर एज वेल। सो इसीलिए मैंने कहा है कि लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और बहुत लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। हाँ। सो नवनीत जी, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जनरली जब हम म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं वो सेक्टर्स को पिक करते हैं बेस्ड ऑन कौन सा सेक्टर अभी ज्यादा करेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने अप्रैल में देखा कि बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया था। सो हाउ शुड वन सिंपली पिक सेक्टर्स? क्या हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा सेक्टर अभी करेक्ट हुआ है, उसके बेसिस पे मैं सेक्टर्स को सिलेक्ट करूं, या फिर कौन से सेक्टर की बेटर परफॉर्मेंस रही है ओवर द लॉन्ग टर्म वो देखना चाहिए, एवरग्रीन सेक्टर्स को देखना चाहिए, या सेक्टर्स को देखना ही नहीं चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ज्यादातर निवेशकों को कोशिश करनी चाहिए कि अपना बड़ा पैसा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में रहे। जैसे फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, जहां पर फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप में लगाए, मिड कैप में लगाए, स्मॉल कैप में लगाए, कौन से सेक्टर्स में लगाए। या एक फोकस इक्विटी फंड है जहां उन्होंने अपने हाई कन्विक्शन आइडियाज रखे हुए हैं, या आपने एक लार्ज कैप फंड में लगाया या उस तरह के फंड्स में लगाया। ज्यादातर पैसा उसमें रखना चाहिए। कुछ निवेशक होते हैं जिन्हें लगता है कि अपने रिटर्न्स को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है सेक्टर या थीमेटिक फंड्स पे, तो वो क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उसमें डाइवर्सिफिकेशन कम है, आप एक ही सेक्टर में आपका पूरा पोर्टफोलियो है या एक ही थीम में आपका पोर्टफोलियो, तो उसमें भी एक कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसा सेक्टर या थीमेटिक फंड हो जिसमें यूनिवर्स बहुत बड़ा हो, स्टॉक का यूनिवर्स बड़ा हो। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग फंड है, तो नाम तो सेक्टर फंड ही है, थीमेटिक फंड ही है कि एक मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में 500 अलग अलग तरह की कंपनियां हो सकती है। या कोई इनोवेशन फंड है तो उसमें बहुत तरह के अलग अलग कंपनियां हो सकती है। तो इस तरह का ऐसा फंड है जहां पर बहुत सारी हो। जो नैरो सेक्टर है, सपोज मैं ऐसे ही नाम ले, कोई ट्रांसपोर्टेशन फंड है, कोई डिफेंस फंड है, या कोई एनर्जी फंड है, तो उसमें कुछ ही स्टॉक्स उस यूनिवर्स के अंदर है। आप उनका बेंचमार्क भी उठाएंगे तो उसमें थोड़े से ही स्टॉक्स हैं। तो वो तो आपको तब लेना चाहिए जब आपका एक स्ट्रॉन्ग व्यू है, आपकी बड़ी पकड़ है उस सेक्टर पर, आप समझते हैं उस सेक्टर को कि भाई इसमें मैक्रो टेलविंड है या मैक्रो हेडविंड है, इसके क्या ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के, वो ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशंस कैसे हैं, अभी वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल कंपैरिजन से चीपर है या कॉस्टलियर है, अगले 1 साल का 3 साल का कैसा उसका आउटलुक है। तो वो सबको समझ के, और अगर आपका स्ट्रॉन्ग व्यू है उस सेक्टर पर, आप उसे समझते हैं, उसके वैल्यूएशंस देख सकते हैं, तो ही निवेश करना चाहिए। और मैं तो वापस यही रिपीट करूंगा कि बड़ा पैसा अपना जो फ्लेक्सी कैप की तरह के जो फंड है उसी में लगाना चाहिए। Sure.
या बट एक सेक्टर के बारे में मैं आपसे और नम्रता जी, स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगी। एक गलती जो मैंने कई निवेशकों की देखी है कि जो बात आपने पहले बहुत अच्छी पूछी थी कि क्या सिर्फ पिछला रिटर्न देखकर ही निवेश कर देना चाहिए, और वो जो सबसे बड़ी गलती होती है वो सेक्टर थीमेटिक फंड्स में यह हो जाती है निवेशकों को, अगर मैं आपके वो दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करूं, कि वो देखते हैं पिछले एक साल में कौन से सेक्टर ने अच्छा किया, पिछले 6 महीने में कौन से सेक्टर ने अच्छा किया, और वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। और फिर एक समय या आता है जब वो सेक्टर बहुत खराब कर रहा होता है, जैसे आपने आईटी का नाम बताया, या अलग अलग समय पर अलग अलग सेक्टर्स का या होगा, उस समय पर उससे निकल जाते हैं कि यार ये सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है। तो आपकी टाइमिंग दोनों साइड पर गलत हो गई, आप एंटर हो गए श्योर जब सेक्टर पीक पर है और आप एग्जिट हो गए जब सेक्टर बॉटम पर है। आपको तो उल्टा करना है। या इन्वेस्टर का पैसा तो तब बनता है जब आप बाई लो सेल हाई, लेकिन बोलना आई एग्री। आसान होता है। जो बिहेवियरल हमारे बायस होते हैं, साइकोलॉजी होती है, वो ऐसी होती है कि जब तेजी बहुत अच्छी दिखती है, एक साल के अच्छे परिणाम दिखते हैं, तब जाकर हम ले लेते हैं, और जब नीचे होता है तब बेच देते हैं। वैसा नहीं या करना चाहिए। वन वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर जो आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, लास्ट मंथ आई रिमेंबर माय मदर आस्किंग मी दिस, जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था एंड शी इज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ओनली फॉर द लास्ट 5-6 years। वो बोलती है बेटा डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करें क्या, लगता है कि डिफेंस आगे जाके अच्छा करेगा। So the kind of mindset which is changing कि even that generation thinks कि अब अगर conflicts आगे जाके बढ़ने वाले हैं, इतना सारा geopolitical issues चल रहा है, do you think defense as a sector would actually do well in times to come? क्योंकि इतना ज़्यादा defense spending that's happening, so क्या opportunities हैं इस particular sector में? What is your take on this? सो नम्रता जी, HDFC म्यूचुअल फंड में हमें बड़ा गर्व है कि हमने भारत का पहला डिफेंस इक्विटी फंड लॉन्च किया था कुछ वर्ष Yeah. पूर्व, और हमने उस समय भी कहा था कि बिना पीस के प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती, और भारत में बड़ी संभावनाएं हैं। अगर इंडाइजिनेशन हो रहा है डिफेंस प्रोडक्शन का और एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, तो सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन हमने एनएफओ के बाद में जब उस फंड में काफी पैसा हो गया, तो हमने खाली एसआईपी लेना चालू किया, और कुछ समय पूर्व हमने नई एसआईपी भी बंद कर दी। एसआईपी का जो पुरानी एसआईपी खुली है वो तो अभी भी हम ले रहे हैं, लेकिन नई एसआईपी कुछ समय से बंद कर दी थी। और उसका कारण ये था कि डिफेंस का जो सेक्टर है उसमें गिनी चुनी कंपनियां हैं, जो उसका बेंचमार्क पे जो कंपनियां आती है, और कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे थे, क्योंकि संभावनाएं बहुत है, क्योंकि सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बहुत है, तो प्राइजेस काफी बढ़ गए थे। तो हमें लगा कि इन्वेस्टर्स का जो पिछले 2-3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, और वो उस एक्सपीरियंस को एक्स्ट्रापोलेट करें कि ये सेक्टर हर साल ऐसा ही रिटर्न देता चला जाएगा लंबे समय के लिए। अभी भी हमें वो सेक्टर अच्छा लगता है, जिनकी एसआईपी चल रही है उनको कंटिन्यू करना चाहिए। पर जैसा हमने पहले बात करी कि पिछले एक साल के रिटर्न को देख के, या कई बार ऐसा एक मैक्रो थीमेटिक आइडियाज से बहुत बुलिश नहीं हो जाना चाहिए। Sure, I am इन completely सब with you में on that. Yeah. पर्टिकुलरली सेक्टर थीमेटिक में बहुत समझदारी की, बहुत सोच की जरूरत है। Okay, so now let's come to a very interesting topic, which is हम इतना SIP की बात करते हैं नवनीत जी, and I'm sure you have being the chairman of AMFI, I'm sure आप भी SIP को बहुत ज़्यादा AMFI प्रमोट करती है। But tell me something, अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी इन्वेस्टर हूँ जिसको अभी अभी एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट मिला है, it could be a bonus, it could be inheritance, it could be really anything। अब मुझे ये बताइए कि एज एन इन्वेस्टर मैं उस लमसम पैसे के साथ क्या करूं, एंड गिव मी अ पर्सपेक्टिव कि अगर लेट्स से कि अभी मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, राइट, तब मुझे उस पैसे के साथ क्या करना है। देखिए, अच्छा नहीं कर रही है तो इट्स अ सिंपल थिंग, डाल दो, इन्वेस्ट बिकॉज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। लेकिन अगर अभी मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, सो मे बी गिव अस बोथ द पर्सपेक्टिव्स। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और कई निवेशक ये सवाल पूछते हैं कि हम रोज यही सुनते हैं कि भाई एसआईपी के जरिए निवेश करिए, धीरे धीरे निवेश करते रहिए। लेकिन आज अगर एक लमसम पैसा मेरे पास है, चाहे इनहेरिटेंस से आया है, चाहे आपको कोई बोनस मिला है, इंसेंटिव मिला है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, या और कहीं से भी आपको पैसा है, तो उस पैसे का क्या करें। उसकी तो एसआईपी करेंगे तो सिर्फ हर महीने एक सर्टेन रकम ही जाएगी, तो उसका क्या करें। तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो अपने पूरा पोर्टफोलियो को एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, और ये इंक्रीमेंटल पैसा उसी एसेट एलोकेशन के हिसाब से निवेश होना चाहिए। और अगर आपका इक्विटी में ज्यादा पैसा नहीं लगा है, और अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, तो आप अच्छा पैसा अपना इक्विटी फंड्स में रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बाजार बहुत ऊपर है और आपको धीरे धीरे उस पैसे को निवेश करना है, आपको बाजार को भी पूरा पैसा एक ही साथ नहीं लगाना है, तो एक दूसरा तरीका है, उसको कहते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। आप एक लिक्विड फंड में या मनी मार्केट फंड में अपना पैसा रख लीजिए, और एक नियमित रूप से, चाहे आप मंथली एसआईपी करिए, फोर्टनाइटली एसआईपी करिए, तो वो धीरे 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 वहां से शिफ्ट होके इक्विटी फंड्स में चला जाएगा अगले कई समय तक। तो आपको एक एवरेज
प्राइस पॉइंट मिल जाएगा। और उसका दूसरा फायदा यह होगा कि जो पैसा आपने मनी मार्केट में या लिक्विड फंड में कहीं लगाया है उस पर आपको रिटर्न भी जारी रहेगा, तो एक अच्छा फिक्स इनकम का रिटर्न भी आ जाएगा और दूसरी तरफ आप एक साथ लमसम एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं लेंगे। मैं एक बात और कहूंगा कि कई बार इन्वेस्टर्स हमेशा ही देखते रहते हैं कि अभी बाजार हाई पर है, अभी लगा दूं, बाद में लगा दूं। बाजार जब करेक्शन भी हो जाता है तो ऐसे समय पर होता है जब न्यूज फ्लो पॉजिटिव नहीं होगा कोई ना कोई कारण से, तो डर लगा रहता है, अरे अमेरिका में ऐसा हो रहा है, ये जियो पॉलिटिकल रिस्क अगर ऐसी हो गई या कोई भी टैरिफ से रिलेटेड तो अभी लगा दें या बाद में क्या होगा। अगर हम हिस्ट्री में जाए, पिछले 30 वर्षों की हिस्ट्री में जाए, और जैसे हमारा फ्लेक्सी कैप फंड है उसको 30 साल हो गए, बैलेंस एडवांटेज फंड है उसको 30 साल हो गए, और हम अगर देखें कि निवेशक ने 10 साल से ऊपर का पैसा लगाया है और निवेशक ऐसे अनलकी थे कि जब बाजार का पीक बना तो पैसा लगा दिया उन्होंने, 2000 के पीक पे लगा दिया, 2008 के पीक पे लगा दिया, या बाद में जब बाजार ऊपर गया फरवरी 2020 में लगा दिया, लेकिन अगर लंबे समय का पैसा था तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और फिर भी अगर आपको डर लगता है कि अगर मेरे को लगा कि मैंने कल पैसा लगाया, बाजार पीक हो गया, बहुत समय नीचे रहा, तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो आप उसको एसटीपी के जरिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए उसको स्प्लिट कर दीजिए। यू नो आई डू बिलीव एसटीपी इज अ वेरी पावरफुल टूल जो अगर यूज करें आप इफेक्टिवली, जैसे बहुत सारे जो लोग बिजनेस में होते हैं जिनकी फिक्स्ड इनकम नहीं होती है, राइट, दे डोंट हैव अ फिक्स्ड रेगुलर सैलरी कमिंग, उनको इंटरमिटेंट इनकम होती है, दे आल्सो यूज एसटीपी वेरी वेरी इफेक्टिवली। बिल्कुल, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टूल एंड पीपल शुड यूज इट। या आपने एसटीपी वर्ड यूज करा तो मैं दो एसटीपी का हमेशा बात करता हूँ नम्रता जी, आज शायद मेरे ख्याल में अपने हर शो में मैंने आई नो कहा होगा। आई नो एक तो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान है कि आप ट्रांसफर, अगर लमसम पैसा है तो उसे कोई मनी मार्केट फंड में या लिक्विड फंड में या ऐसे कोई फिक्स इनकम फंड में डालकर उसको आप ट्रांसफर करते रहिए इक्विटी फंड में या हाइब्रिड फंड में जहां आपको निवेश करना है। और दूसरा एसटीपी बहुत जरूरी है, वो है साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। ये फॉर्मूला याद रखना एसटीपी वाला भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने एसटीपी कहा तो मुझे एकदम से याद आ गया कि मैं वापस ये मौका नहीं छोड़ूं बताने का कि लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा फॉर्मूला एसटीपी, साउंड इन्वेस्टमेंट, सही निवेश करिए, प्लस टाइम लंबे समय तक रखिए, और पेशेंस, उसमें धैर्य और संयम रखिए लंबे समय तक। या वंडरफुल। ओके, सो यू नो अभी नवनीत जी आप बोल रहे थे कि सम ऑफ योर फंड्स आर द ओल्डेस्ट इन द मार्केट, जैसे your flexi cap fund and hybrid funds and so on. Now ये बोला जाता है कि a lot of these funds have very huge AUM. So जो हमारे पुराने funds हैं इंडस्ट्री में उनका AUM बहुत ज्यादा है, right? And बहुत सारे जो investors होते हैं वो ऐसे funds को chase करते हैं जिनका AUM बड़ा है, right? So is there something else besides AUM जो हमें देखना चाहिए as an investor? Because ऐसे भी अच्छे funds हो सकते हैं जिनका शायद AUM उतना बड़ा ना हो at this point, but शायद आगे जाके उनका AUM बढ़े। तो बहुत सारे investors AUM को chase करते हैं। So I would like you to tell us कि is that a good strategy or not, considering आपके जो बड़े बड़े फंड्स हैं उनका AUM साइज बहुत ज्यादा है। सो अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे बैलेंस HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का AUM ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ हो गया, और पिछले 31 वर्षों से उसका अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर हम कभी भी रिटर्न्स की बात करते हैं तो हमेशा कहना पड़ता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, पास्ट रिटर्न्स आर नो गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। बट अगर कोई फंड 30 साल से अगर बाजार में है और कई तरह के मार्केट साइकिल देखे हैं, कई तरह के इकोनॉमिक साइकिल देखे हैं, कई तरह के पॉलिटिकल साइकिल्स उन्होंने देखे हैं, और जब अच्छा प्रदर्शन किया होगा हर साइकिल में, 90s में अलग तरह का मार्केट था, 2000 में अलग था, 2010 का समय आया, 2020 का, 25 का, अच्छा प्रदर्शन किया होगा तभी वो फंड बड़ा बना होगा। उस समय भी बहुत सारे फंड रहे होंगे लेकिन हर एक फंड इतना बड़ा नहीं बन पाया। बड़ा बन पाया क्योंकि फंड ने अच्छा प्रदर्शन किया, फंड्स के प्रोसेसेस थे, जिन लोगों ने फंड को मैनेज किया उनको एक्सपीरियंस था, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा था फंड में, गवर्नेंस अच्छी थी, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम गलतियां हुई है और अच्छे डिसीजंस हुए हैं और निवेशकों के लिए पैसा बनाया गया, वेल्थ क्रिएट करी गई, तभी वो फंड बड़े हो गए। दूसरा तरीका ये देखना है कि जो बड़े फंड है, वैसे एब्सोल्यूट टर्म्स में लगता है अरे बहुत बड़ा फंड है, 1 लाख करोड़ है, 10-12 बिलियन डॉलर का फंड है, लेकिन अब भारत के बाजार भी बड़े होते जा रहे हैं। तो आज भारत का इक्विटी मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर का है, तो अगर एक फंड 10 बिलियन डॉलर का है तो अगर वो कंपैरिजन करेंगे तो अभी भी छोटा है। पूरे फंड हाउस का AUM भी देखेंगे और पूरे बाजार का साइज देखेंगे कि जब 500 बिलियन का मार्केट था और आज 5 ट्रिलियन का मार्केट हो गया, तो मार्केट का साइज भी 10 गुना हो गया, यूनिवर्स भी बढ़ गया, हर साल इतने IPOs आ रहे हैं, हर साल कंपनीज कई सारी कंपनीज है जो कैपिटल रेस कर रही है, तो बाजार का साइज भी इंक्रीज हो रहा है फंड के साइज के साथ में। बट एक साइज और स्टेबिलिटी जरूर होती है
बड़ा फंड है जिसने बहुत सारे साइकिल देखे हैं, तो जरूर ही फंड हाउस ने कई चीजें अच्छी करी होगी, तभी निवेशकों का विश्वास बना है इतने लंबे समय तक, दशकों तक। Yeah, and I would like to know कि ऐसा फंड हाउस ने किया क्या है, considering a lot of your equity funds वो consistently top quartile में है, right? So I want to know what is your secret? नहीं, कंसिस्टेंटली टॉप क्वार्टाइल की कई डेफिनेशन है। कंसिस्टेंटली टॉप क्वार्टाइल में कैसे होगा? तो हर क्वार्टर तो नहीं है, हर महीने नहीं है, हर साल नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होता है। अगर आप हर क्वार्टर टॉप पे हैं, इसका मतलब तो आप अच्छे ट्रेडर हैं, आपको पता है 3 महीने में कौन से स्टॉक चलने वाले हैं। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में कभी भी, क्योंकि आपको लंबे समय के कॉल लेने होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपने लंबे समय का कॉल लिया है, आपको कन्विक्शन है, फंड मैनेजर को वो कन्विक्शन है, लेकिन बाजार को समय लग रहा है उसको समझने में, तो एक डिस्कनेक्ट कभी कभी हो जाता है। तो एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन रखना, कि हो सकता है बीच में कुछ ऐसे पीरियड्स आए जब आपका व्यू और जिस तरह से बाजार चल रहा है वो मैच नहीं हो पाए, लेकिन आपका कन्विक्शन कितना गहरा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना डीप है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अल्टीमेटली रिटर्न दो तरीके से आएगा, कुछ चीजें जो आप कर रहे हैं, कुछ चीजें जो आप नहीं कर रहे हैं। जो आप नहीं कर रहे हैं वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जो आप कर रहे हैं। और रिटर्न कैसे आता है? या तो आप मार्केट टाइमिंग करते हैं, या आप सेक्टर एलोकेशन करते हैं, या स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। तो हम ज्यादा मार्केट टाइमिंग पर ध्यान नहीं देते। जो हम दूसरों को बोलते हैं, निवेशकों को कहते हैं कि आप टाइम मत करिए, तो हम भी ज्यादा टाइमिंग नहीं करते हैं। सेक्टर एलोकेशन थोड़ा सा होता है, बट हमारा बड़ा जो फोकस रहता है नम्रता जी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में, वो स्टॉक सिलेक्शन पर। और एक बड़ी टीम, अच्छी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस, गहरा रिसर्च की जो टीम है हमारी, वो जो कार्य करती है, और सब फंड मैनेजर्स मिलकर, जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट टीम का एक बड़ा अनुभव रहा है, जिन्होंने कई मार्केट साइकिल्स देखे हैं। प्रोसेसेस बहुत स्ट्रांग है जो बने हैं 25 सालों में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो जो एक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है, वो जो गवर्नेंस है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट देती है। कोई तो बाहर से सिर्फ रिजल्ट देख सकता है अच्छा हुआ, लेकिन आपने सही पूछा कि वो रिजल्ट बना कैसे। Yeah, I mean, you know, I think एक everyone फंड would हाउस like की to know कल्चर कि होती है, secret मतलब क्या कई है? बार मुझे कहते हैं लाइक वो सीक्रेट सॉस क्या है। वो सीक्रेट सॉस ऐसा समझाना कई बार ऐसा मुश्किल हो जाता है। उसमें कई चीजों का रोल होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दी भाई, फंड की फिलॉसफी, फंड के प्रोसेस, फंड हाउस के प्रोसेस, फंड हाउस के पीपल, वो सारी चीजें हैं। बट कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं कि कल्चर क्या होती है फंड हाउस की, इन्वेस्टमेंट टीम की। वो एक सेंस ऑफ पर्पस क्या होता है, सेंस ऑफ ट्रस्टीशिप, कि हम किसी दूसरे का पैसा मैनेज कर रहे हैं। आज कोई झारखंड में, कहीं कोई बिहार में, कोई मणिपुर में, कहीं कोई तमिलनाडु में, छोटे से गांव से 1,000 रुपए महीने की, 500 रुपए महीने की एसआईपी लगा रहा है, तो हमारे पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डीप सेंस ऑफ पर्पस, एक डीप सेंस ऑफ ट्रस्टीशिप, कि हम दूसरों का पैसा मैनेज कर रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो एक ओरिएंटेशन होता है, मुझे लगता है वो भी एक रोल अदा करता है अच्छी परफॉर्मेंस लंबे समय में देने के लिए। Okay, wonderful. I think that was a beautiful answer. Thank you. Okay, so नवनीत जी, हम ना अभी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में हमने थोड़ा टच अप किया था। मैं आपको उसी के ऊपर पूछना चाहूंगी कि जनरली काफी इन्वेस्टर्स हर 6 महीने में या 1 साल में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक कि आइडियल अप्रोच पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की क्या होनी चाहिए? आई मीन, शुड इट बी अ टाइम बेस्ड थिंग कि मुझे हर साल अपना पोर्टफोलियो देखना है? शुड इट बी कि अगर मेरी फिक्स्ड असेट एलोकेशन है और वो चेंज हो गई है तो आई शुड जस्ट रीबैलेंस इट? व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रीबैलेंसिंग का भी एक बड़ा रोल है। हम सब बात करते हैं कि भाई हमारे गोल निर्धारित करिए, हमारा असेट एलोकेशन करिए, फंड सिलेक्शन करिए, लेकिन रीबैलेंसिंग भी तो होना चाहिए। और आपने फ्रीक्वेंसी की बात करी कि 6 महीने में करें कि वार्षिक तौर पर करें, हर साल में एक बार करें। फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, कि अगर आपने निर्धारित किया कि 6 महीने में करेंगे या 12 महीने में करेंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साल में अगर एक बार करना है तो हर साल उसको करिए। तो उसका ऐसा होता है कि अगर सपोज आपने निर्धारित किया कि मेरा मोटा मोटी 65-70% पैसा, 75% पैसा इक्विटी में रहना चाहिए, बाकी का मेरा फिक्स इनकम में रहना चाहिए। अगर एक साल में इक्विटी के रिटर्न्स बहुत अच्छे आए और बहुत एप्रिसिएशन हो गया, तो थोड़ा सा पैसा आपने अपना फिक्स इनकम में शिफ्ट कर लिया, या अदर वे राउंड, जब बाजार नीचे था तो एक डिसिप्लिन आ जाता है उसके अंदर। तो एक तो
वो तरीका आप खुद करें, उसमें थोड़ा टैक्स इंसिडेंस भी होगा। एक दूसरा तरीका है कि आप यही चीज हाइब्रिड फंड्स के जरिए कर सकते हैं। तो फंड मैनेजर आपके लिए एक तरह से ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग कर देंगे। तो सपोज आपने एक हाइब्रिड इक्विटी फंड में या एग्रेसिव इक्विटी फंड में लगाया है, जिसमें करीब मोटा मोटी 65% इक्विटी में होता है, करीब 30-35% मनी मार्केट और फिक्स इनकम रीट्स वगैरह में होता है, तो आपका ऑटोमेटिक रीबैलेंस होगा। जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा तो फंड मैनेजर इक्विटी बेच के अपना फिक्स इनकम खरीदेंगे या अदर वे राउंड करेंगे। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जो है बैलेंस एडवांटेज, वो भी यही करते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक करते हैं, बाजार नीचे जाता है तो वो इक्विटी एलोकेशन बढ़ाते हैं। या इक्विटी सेविंग्स फंड है तो उनके जरिए भी किया जा सकता है। सो आई थिंक बट यू डू थिंक कि टाइम बेस्ड होना चाहिए, तो अगर हम हर साल कर रहे हैं तो हमें हर साल वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर आप यू विल एंड अप चेंजिंग योर पोर्टफोलियो मोर, और उसमें टैक्स इंसिडेंस भी है। सो आपको यू नीड टू डू इट लाइक मे बी साल में एक बार, 6 महीने भी बहुत, मतलब साल में एक बार भी करेंगे तो भी शायद, और लंबे समय के लिए निवेश करना होता है। सो अगर साल में 1-2 बार भी करेंगे तो बहुत हो गया। So now let me ask you this question, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आजकल बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। So they would ask me things like, मैम can you tell us कि एक्टिव शेयर क्या होता है, इंफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? So please tell all our viewers from your perspective, एक्टिव शेयर, इंफॉर्मेशन रेशियो कितने जरूरी होते हैं फॉर एन इन्वेस्टर टू सेलेक्ट द राइट फंड? सो सबसे पहले तो मैं बधाई दूं निवेशकों को कि आजकल निवेशक एंगेज्ड होना चाहते हैं, निवेशक इन्फॉर्म्ड होना चाहते हैं। दे वांट टू बी इन्फॉर्म्ड, दे वांट टू बी एंगेज्ड, दे वांट टू बी नॉलेजेबल, दे वांट टू बी एनलाइटेंड। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अरे इतना ज्यादा एनालिसिस को कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जानना चाहिए। आपका पैसा लगा हुआ है, आपकी लाइफ की सेविंग्स लगी हुई है, आपके लाइफ के गोल्स वहां से बनने, तो जानना चाहिए। आपने बात करी है क्या 2 चीजों की, जैसे एक्टिव शेयर की। तो एक्टिव शेयर है कि जब हम एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं, जैसे हमने पहले फ्लेक्सी कैप की बात करी, या सपोज लार्ज कैप फंड है तो उसका एक बेंचमार्क है। तो अगर लार्ज कैप फंड देखेंगे तो उसका बेंचमार्क है सपोज निफ्टी 50 या BSE 100। तो वो 100 जो स्टॉक्स हैं उनका जो बेंचमार्क है उसके अगेंस्ट हम उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। तो फंड का जो पोर्टफोलियो है और जो बेंचमार्क का जो पोर्टफोलियो है, बेंचमार्क के जो स्टॉक्स हैं, उनमें जो डिफरेंस है उसको कहते हैं एक्टिव शेयर। सपोज अगर एक स्टॉक ए है जिसका बेंचमार्क में 5% का वेट है, लेकिन फंड के पास वो 8% फंड उसमें लगा हुआ है, तो वो जो है वो एक्टिव शेयर है। या 2% ही लगा हुआ है तो वो एक एक्टिव शेयर है। वो डिफरेंस है बेंचमार्क में और फंड के पोर्टफोलियो में, तो उसे कहते हैं एक्टिव शेयर। जब एक्टिव शेयर होगा तभी आप पोर्टफोलियो को, बेंचमार्क को बीट कर पाएंगे, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क के पोर्टफोलियो से अलग है। दूसरा आपने पूछा इंफॉर्मेशन रेशो का, तो ये जो हम अल्फा की बात करी पहले आपने, नम्रता जी, राइट है, मेरे से आपने पूछा कि फंड ने अल्फा जनरेट किया है, बेंचमार्क के ऊपर रिटर्न दिया है। जब आपको रिस्क से एडजस्ट करते हैं तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, पहले तो मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ इंफॉर्मेशन रेशो का। अल्फा या एक्सेस रिटर्न जो आया बेंचमार्क के ऊपर डिवाइडेड बाय द ट्रैकिंग एरर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे ट्रैकिंग एरर क्या है? तो ट्रैकिंग एरर है कि जो ट्रैकिंग डिफरेंस है डे टू डे, जो डेली बेंचमार्क का एक रिटर्न है। आज सपोज बाजार 1% ऊपर गया, फंड 0.8% ऊपर गया, अगले दिन बाजार 1% ऊपर गया, फंड 1.2% ऊपर गया, कभी बाजार 1% नीचे गया, फंड 0.9% गिरा या 1.1% गिरा। तो वो जो एक ट्रैकिंग डिफरेंस है उसका जब स्टैंडर्ड डेविएशन कर देते हैं तो एक ट्रैकिंग एरर नंबर आ जाता है, और ऊपर आ गया अल्फा। तो अल्फा जो जनरेट हुआ डिवाइडेड बाय दिस ट्रैकिंग एरर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बेंचमार्क से, और बेंचमार्क और आपके पोर्टफोलियो के बीच में जो डिफरेंस है उसको एक तरह से रिस्क माना गया है। उस रिस्क के एवज में आपने मेरे को इतना एक्सेस रिटर्न दिया है, उसका जब रेशियो निकाल लेते हैं तो उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन रेशियो। तो अगर कहीं भी 0.5 के ऊपर अगर आपको रेशियो मिलता है कि 4% की ट्रैकिंग एरर है, 2% का अल्फा आया ऊपर, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? इंफॉर्मेशन रेशियो 0.5 हो गया। तो इसका मतलब आपने जितनी ट्रैकिंग एरर ली उसके हिसाब से अच्छा अल्फा आपने जनरेट करके दिया है। But do you think ये पैरामीटर्स देखना जरूरी होता है when we are looking at selecting a fund? How important is it? I mean, that's my question. डिपेंड करता है ईच इन्वेस्टर पर। जिनको बहुत ही गहरा अगर सोचना हो, गहरा समझना हो, तो कहीं ना कहीं ये सब हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत अच्छी खास बात है कि पिछले 30-32 सालों में मैंने देखा है कि इंडस्ट्री ने, रेगुलेटर के साथ मिलके, एमफी ने, हम सब लोगों ने ऑन अ वॉलंटरी
बेसिस या रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है, हम बहुत डिस्क्लोजर करते हैं। हमारी आप फैक्ट शीट उठाएंगे तो इतना डिस्क्लोजर आपको कभी भी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में उतना नहीं मिलेगा जितना हमारे यहाँ मिलेगा। Yeah, absolutely. Okay, so now let me ask you about a very specific category of funds. तो हमने देखा कि President Trump is obviously looking at moving manufacturing to the US and वो obviously चाहते हैं कि US की economy boost हो, rightly so. And in this context, अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि हमें इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली दोज फंड्स फोकस्ड टुवर्ड्स द यूएस, क्योंकि अगर यूएस आगे बढ़ेगा तो तो इंटरनेशनल फंड्स भी अच्छा करेंगे. सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, कि क्या हमें इन यूएस फोकस्ड इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सो एक्चुअली मैं वहां था कुछ समय के लिए, 10-12 दिन, और बहुत सारे निवेशकों को वहां पर मैं मिला हूं, और उन्हें तो काफी कंसर्न है यूएस में जो हो रहा है उसके बारे में, कि जिस तरह से अनसर्टेनिटी, चाहे टैरिफ्स को लेकर हो, टैक्सेशन को लेकर हो, और कई पॉलिसीज को लेकर हो, जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, तो आगे जाकर इकोनॉमी का क्या होगा, अगर एंटी इमिग्रेशन स्टांस रहा, टैरिफ्स बढ़ गए तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया और ग्रोथ कम हो गई तो फेडरल रिजर्व क्या करेगा। तो बहुत सारे, मैं कहूंगा कि सवाल उनके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स वो अपने आप को पूछ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत में निवेशकों को लग रहा है कि उसकी वजह से अमेरिका अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है कि उनको शायद लग रहा होगा कि अगर अमेरिका में अनसर्टेनिटी है, और जहां पर विश्व का 2/3 पैसा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो 60% 65% तो खाली यूएस ही है, बाहर तो बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि शायद अगले कई वर्षों में यूएस से थोड़ा पैसा बाहर जाएगा, चाहे यूरोप में जाए, चाहे इमर्जिंग मार्केट्स में जाए, और उसमें से कुछ हिस्सा भारत में भी आएगा। अगर आपको इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन करना है तो तब आपको, कि अगर लगे कि कभी शायद भारत का बाजार अच्छा नहीं करे, दूसरे करे, तो कोई डाइवर्सिफाइड फंड, जैसे अगर आप MSCI वर्ल्ड इंडेक्स है, या कोई भी लाइक जो आपको जहां पर अच्छा लगे, बट बहुत ज्यादा एक नैरो थीम नहीं रखनी चाहिए। वहां पर एक ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन अगर आप इंटरनेशनल करें और थोड़ा सा पैसा रखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि लंबे समय में भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के बाजार अच्छा करेंगे, बट जिनका पोर्टफोलियो साइज एक लेवल से बड़ा है और उन्हें लगता है कि हमें कुछ इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन करना ही है, पर बहुत सारे पहलू हैं उसमें। आपको एक करेंसी पर भी व्यू लेना है कि यूएस डॉलर कैसा करेगा, बिकॉज उनकी जो पॉलिसीज हैं उसमें कई लोगों को लगता है कि शायद वो डॉलर को वीकन करना चाहते हैं। तो अगर डॉलर वीक होगा और अगर रुपी स्ट्रांग हो गया तो आपका कुछ रिटर्न तो वापस चला गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना है। Yeah, I mean, I think it's a very confusing stage at this point, and the deficits are going to go up in the US. So, अभी हमने देखा है कि Moody has recently downgraded the US credit rating, and there's a concern over the $36 trillion debt pile. Fitch has lowered the US credit rating by 1 notch in 2023. So please help us understand कि क्या as a country हमें इसका repercussions देखने को मिलेगा. So do you think जो भी US में हो रहा है, to be more specific, क्या उसकी वजह से हम इंडिया में इम्पैक्ट देखेंगे इंडियन इकोनॉमी पे? सो यूएस एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़े कंज्यूमर देश हैं, इतना बड़ा उनका ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो पूरा विश्व प्रोड्यूस करता है। इंडिया जैसी कंट्रीज, फिलीपीन जैसी कंट्रीज सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है। चाइना, मेक्सिको, आपका वियतनाम या मलेशिया, वो गुड्स एक्सपोर्ट करती हैं यूएस को। तो यूएस इकोनॉमी में अगर कुछ अच्छा नहीं होता है तो उसका प्रभाव विश्व के दूसरे देशों पर भी होगा। पर ये न्यूआंस्ड है, ये सिर्फ एक एंगल बताया मैंने आपको। दूसरा एंगल हो सकता है कि जब मैंने कहा कि पूरे विश्व के मार्केट कैप का ऑलमोस्ट 2/3 60-65% खाली यूएस का वेट है, तो अगर लोगों को लगता है कि नहीं यूएस की इकोनॉमी में चैलेंज होगा, उनका डेट ज्यादा है, उनको धीरे धीरे अपने डेट को स्टेबलाइज करना होगा, और सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हो सकती हैं जहां से वहां का ग्रोथ का जो आउटलुक है वो इम्पैक्ट तो हो सकता है कि कई निवेशक जो पिछले 10-15 सालों से, जिसे अगर मैं एक्सट्रीम वर्ड यूज करूं, कि आंख बंद करके सोचते हैं कि यार बस यूएस में लगा दो, यूएस का बाजार ही सबसे अच्छा कर रहा है, दूसरी जगह क्यों देखना है। तो वो दूसरी जगह क्यों देखना है, शायद वो अपने आप को प्रश्न उठाएंगे कि दूसरी जगह भी देखनी है क्या, हम अपने सारे पूरे पोर्टफोलियो को यूएस में ही रख सकते हैं क्या। यूएस इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा मार्केट, जो इन्वेस्टर का भी जो सेगमेंट है, कम से कम
मुझे लगता है 40-50 ट्रिलियन डॉलर की एसेट्स होंगी वहाँ के इंस्टीट्यूशंस के पास, और उनका बड़ा पैसा वहीं लगा होगा। मुझे लग रहा है कई ऐसा सोच रहे होंगे कि यार हमें तो थोड़ा पैसा बाहर भी रखना चाहिए, तो हम दूसरे डेवलप्ड मार्केट देखें। इस साल यूरोप के कई मार्केट्स हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं। इस साल कई दूसरे जो मार्केट्स हैं उन्होंने अमेरिका से बहुत अच्छा किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कई इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि हमें एक दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी डाइवर्सिफिकेशन की देखनी चाहिए। जो वर्ड यूज किया जाता है यूएस एक्सेप्शनलिज्म, कि यूएस एक एक्सेप्शनल कंट्री है, एक्सेप्शनल इकोनॉमी है, एक्सेप्शनल मार्केट्स है, वो हमेशा बेस्ट रहेंगे। Okay. Just one last question for you, Navneet ji, because I think मैंने आपको बहुत सारे सवाल पूछे हैं, and I think you've given some wonderful answers. Now just help us understand कि आपके पिछले 20-30 सालों के investment journey में what are some of the key learnings that you had as an investor, right? तो आपका personal पैसा जो आप manage करते हैं उसको लेके आपकी क्या maybe 3 or 4 learnings that you had in your personal investment journey? मैं सिंप्लीफाइड करूँ तो एक तो मुझे लगता है कि स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। मैं छोटा बच्चा था, मैंने स्टॉक मार्केट देखा 1980s में, उसमें कुछ तो आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया होगा, हम बाजार देखते होंगे, लेकिन हम कभी भी नहीं समझ पाए डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग किसको कहते हैं। मतलब बहुत सालों तक हम नहीं समझ पाए कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। ये बाजार में लेना बेचना या बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करने से कुछ नहीं हो सकता है। तो जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने के बाद, समझने के बाद, विश्व के कई गुरुओं को पढ़ने के बाद, पूरे विश्व के बाजारों को देखने के बाद ये समझ में आया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ पाएं और नियमित रूप से निवेश कर पाएं। तो सबसे पहला स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, वो बहुत जरूरी है। एक शायद मैंने शो के शुरुआत में ही कहा था कि वॉलेटिलिटी इज टेम्परेरी, कंपाउंडिंग इज परमानेंट। तो बीच बीच में आपको एक ऐसे दौर आते रहेंगे बाजार में जो आपका पेशेंस टेस्ट करते रहेंगे, जो आपका अनुशासन को आपका टेस्ट करते रहेंगे। उस समय पर हमारा अनुशासन नहीं जाए तो वो एक बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, मेरा वो STP फॉर्मूला, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, वो करेंगे तो ही वेल्थ क्रिएशन होगा। और एक बात कहूँ कि 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इन्वेस्टर्स गलती कहाँ करते हैं। एक होता है पीयर प्रेशर, एक होता है मीडिया नॉइस, और एक होता है बिहेवियरल बायसेस। पीयर प्रेशर है कि आप हमेशा देखते हैं अरे ऑफिस में कोई कलीग है या अंकल है या नेबर है या फ्रेंड है, उन्होंने कुछ तो खरीदा और कुछ बेच लिया और पैसे बहुत बन गए। कोई पर्टिकुलर फंड ले लिया, कोई सेक्टर फंड, पैसा बहुत बन गया, तो आप प्रेशर में आ जाते हैं। अपने लाइफ के गोल समझिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मीडिया नॉइज। जैसे अब आपने आज टैरिफ की बात करी, पिछले साल हम कुछ और बात कर रहे होते, उसके 1 साल पहले हम यूक्रेन वॉर की बात कर रहे होते, उसके पहले साल में कोविड की बात। हर साल हर 6 महीने में ऐसा कुछ तो रहेगा ही। उस नॉइज को इग्नोर कर लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे बिहेवियरल बायसेस होते हैं, रिसेंसी बायस, जैसे हमने बात करी कि पिछले 6 महीने का रिटर्न देखा और वो सेक्टर फंड में पैसा लगा दिया, या एक बैंडवैगन इफेक्ट होता है, हर आदमी बोल रहा है ये बहुत अच्छा है तो अच्छा ही होगा। एक कंफर्मेशन बायस होता है, अगर हमारा एक व्यू है उसमें अगर कुछ पॉजिटिव बोले तो अच्छा लगता है, अगर कोई उसमें कॉन्ट्रा बोल दे तो अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ ही जो बायसेस होते हैं अपने आप को समझ पाना वो बहुत जरूरी है। Sure. Wonderful. Thank you so much, Navneet ji. I think it was wonderful having you on our show today. I think बहुत सारे amazing insights मिले हैं आज मुझे भी, and I'm sure हमारे सारे viewers को भी मिले होंगे. So thank you so much for your time. And we are surely getting you back again, hopefully very soon. But thank you so much. Thank you so much. Entirely my pleasure. Thank you. Thank you. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Navneet. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. I truly believe it was a very enlightening conversation. So let's quickly discuss कि जो भी हमने points discuss किए वो मैं आपके लिए summarize कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने Mr. Navneet से ये पूछा कि एक investor का अपने mutual fund से return का expectation कितना होना चाहिए. He says कि आप अपने mutual funds की past performance को देख सकते हैं across different market cycles. लेकिन कभी भी आप अपने fund की performance को extrapolate मत करिए to future because past performance is no guarantee for future performance. He also says कि as an investor आपको अपने खुद के benchmark set करने चाहिए in terms of आपकी क्या expectation है from your equity investment, and आपको ये भी देखना चाहिए कि जिस equity fund में आप invest कर रहे हैं क्या वो आपके risk appetite या risk tolerance के साथ match कर रहा है या नहीं कर रहा है. फिर हमने Mr. Navneet के साथ ये discuss किया about investing in sectors that have recently corrected. Mr. Navneet says कि ideally आपको diversified strategy में invest करना चाहिए, so you should look at flexi cap funds या focus funds में invest कर सकते हैं for high conviction bets. आप large cap funds में invest कर सकते हैं अगर because large cap funds tend to do well during volatile markets. अगर आपको thematic fund में invest करना ही है तो ऐसी themes देखें जो थोड़ी broad based हों. So you could look at themes like manufacturing or innovation etc. He said
कि जब आप ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिन्होंने रिसेंटली अच्छा किया है, देन यू विल एंड अप बाइंग हाई एंड सेलिंग लो एंड लूज मनी इन द प्रोसेस। फिर हमने मिस्टर नवनीत के साथ ऐसे फंड्स के बारे में बात करी जिनका AUM बहुत ज्यादा है। मिस्टर नवनीत सेज कि अगर एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसका AUM बहुत ज्यादा है, देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया था जिसकी वजह से उसका AUM ज्यादा हुआ है। एक म्यूचुअल फंड में साइज और स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होता है। सो ही ऑल्सो सेज कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिनमें कन्विक्शन ज्यादा होता है, जिनमें रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होती है, दे मे डू वेल इन द लॉन्ग टर्म। फिर हमने मिस्टर नवनीत के साथ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में बात करी एंड हाउ ऑफन शुड एन इन्वेस्टर रीबैलेंस हिज पोर्टफोलियो। तो मिस्टर नवनीत सेज कि आइडियली एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को 6 महीने या साल में एक बार रीबैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। He also says कि आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज हाइब्रिड फंड्स में आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली रीबैलेंस हो जाता है। फिर हमने मिस्टर नवनीत से एक्टिव शेयर और इन्फॉर्मेशन रेशियो के बारे में पूछा कि ये क्या होते हैं। So, मिस्टर नवनीत सेज कि जो एक्टिव शेयर होता है that is the difference between the benchmark portfolio and the portfolio of the mutual fund। तो benchmark portfolio और जो mutual fund का portfolio में उसमें क्या difference है वो आपको active share के थ्रू पता चलता है। जो information ratio होता है वो calculate किया जाता है by dividing the excess returns और alpha with the tracking error। और जो information ratio होता है वो आपको एक mutual fund को के risk को समझने में मदद करता है। Moody's ने US की credit rating को recently downgrade किया है because of the concerns over the $36 trillion debt pile। So Mr. Navneet says कि अगर US इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ेगा, क्योंकि अगर US का स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं करता है तो लोग जो है वो दे विल लुक टू डाइवर्सिफाई across other markets and they will look for looking outside of the US market, like for example European markets। So he also says कि इसको US exceptionalism बोला जाता है, जहाँ पे you look to diversify outside of the US markets। फिर हमने मिस्टर नवनीत से उनकी कुछ learnings के बारे में पूछा from equity markets and he says you should invest early and invest regularly। He also says कि compounding की power को समझिए, क्योंकि volatility तो temporary है लेकिन compounding permanent है। He also talks about this formula which is STP, which is sound investment, time and patience। In the end he says कि हमेशा media noise से थोड़ा दूर रहिए and avoid behavioral biases। So that was about it in this particular episode। I do hope all of you had a wonderful learning experience। Please do like this video, share it with everyone and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel which is called Mutual Funds with Grow। Thank you। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.